नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारी जो कक्षा है वो जो 11वीं कक्षा के भैया बहन हैं उनके लिए जीव विज्ञान की कक्षा है। और इस कक्षा के अंदर अपन आज पहला चैप्टर है जीव जगत, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जो हम बुक पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, इसके अंदर पहले एक शब्द है विज्ञान और दूसरा है जीव, यानी जीवों से संबंधित विज्ञान। विज्ञान जो चीज़ है, विज्ञान ये दो लैटिन शब्द है, स्क्रे और दूसरा है स्नेटिया। इन दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। स्क्रे जिसका अर्थ होता है जानना और इसका अर्थ होता है, स्नेटिया का अर्थ होता है ज्ञान। यानी दो प्रकार की, जो ये एक प्रकार की क्रिया है और ये एक प्रकार की संज्ञा है कि जानना और उसका ज्ञान, इन दोनों शब्दों से मिलकर के और विज्ञान शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है। जो विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त जो ज्ञान है, जो क्या हो प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित अन्वेषणों से प्राप्त हो, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसे जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। विज्ञान के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से प्राप्त जो भी ज्ञान है, जो कि प्रयोगात्मक तथ्यों पर, जिसको प्रयोगों के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, अन्वेषणों पर आधारित हो, इस प्रकार का जो ज्ञान है जिसको जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। विज्ञान है जिसका सामान्य प्रकृति जो विज्ञान है उसके रूप में, यानी विज्ञान है उसके अंदर सामान्य तो जो प्रकृति विज्ञान है केवल उसी का अध्ययन किया जाता है। और जो प्रकृति विज्ञान है इसकी क्या है, दो प्रकार की शाखा होती है। एक शाखा होती है इसके अंदर जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, और एक होती है जीव विज्ञान। ये दो प्रकार की शाखा है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जो भौतिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के अजैविक पदार्थ है उन सब का अध्ययन किया जाता है, और जीव विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों का, और जीव विज्ञान है जिसको अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। ये बायोलॉजी जो शब्द है ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर के बना है, एक बायोस और दूसरा लोगस, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जीवन और इसका अर्थ होता है अध्ययन करना।
यानी जीवों का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है, जिसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, या इसको अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। और इस जीव विज्ञान की भी क्या है, दो प्रकार की शाखाएं होती है। एक होती है वनस्पति विज्ञान, जिसको कहते हैं बॉटनी, और दूसरी होती है प्राणी या जंतु विज्ञान, जिसको कहते हैं जूलॉजी। इन दो प्रकार की शाखाओं में वनस्पति विज्ञान से क्या तात्पर्य है, जिसके अंदर जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां आदि होती है, उन सबका अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है उसको वनस्पति विज्ञान। और दूसरा है प्राणी विज्ञान, जिसके अंदर जितने भी प्रकार के जंतु आते हैं उन सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसको प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहा जाता है। जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान के जो जनक थे, इस जीव विज्ञान के जो जनक थे वो जनक थे अरस्तु। वनस्पति विज्ञान है, इसके जो जनक थे वो थे थियो फ्रेस्टस हैं, वो वनस्पति विज्ञान के जनक है, और जंतु विज्ञान के जनक है वो भी अरस्तु ही थे। आज अपन जो हमारा प्रकरण का विषय है वो जीव है। इसका मतलब जो जीव विज्ञान है उसी का एक बिंदु है जीव जगत क्या होता है। जीव जगत के अंदर पहला बिंदु है इसके अंदर जीव। तो जीव क्या है, जीव किसे कहते हैं, जीव क्या होते हैं, उसके अंदर ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे उनको जीव कहा जाता है। हमने दो शब्द सुने, एक होता है सजीव या जीव, एक होता है निर्जीव। तो इन सजीव और निर्जीव के अंदर किस प्रकार से अपन विभेदन कर सकते हैं। पहला इसके अंदर जो बिंदु आता है वो है जीव क्या है, कि जीव क्या है। अब अपन जीव किसको कह सकते हैं, कि वे जिनमें विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं एवं ये विशिष्ट लक्षण निर्जीव में नहीं होते, उन्हें जीव कहा जाता है। यानी इस प्रकार के सुस्पष्ट विशिष्ट प्रकार के जो लक्षण हैं जो पाए जाते हैं, इस प्रकार के विशिष्ट लक्षण हैं वो जिनमें पाए जाते हैं। निर्जीवों में इस प्रकार के विशिष्ट लक्षण हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो विशिष्ट लक्षण वाले जो प्राणी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। जीव का मतलब वो पादप या जंतु कुछ भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो विशिष्ट लक्षण हैं उन किस प्रकार के लक्षण हैं उनको अपन विशिष्ट कह सकते हैं। जो सजीव या जीव, सजीव या जीव, और एक बिंदु आता है निर्जीव। लक्षण वो चीज है जो सजीव और निर्जीव दोनों में हो सकते हैं, लेकिन विशिष्ट लक्षण उनको कहते हैं, विशिष्ट लक्षण केवल वही होते हैं जो केवल किस में पाए जाए, सजीवों में पाए जाए। निर्जीव में वो लक्षण नहीं पाए जाते हैं, उस प्रकार के लक्षण हैं वो निर्जीव नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के जो विशिष्ट लक्षण वाले जीव होते हैं वही लक्षण क्या कहलाते हैं, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। अन्यथा ऐसे लक्षण अगर निर्जीव प्रदर्शित करते हैं तो वो एक प्रकार के सामान्य लक्षण, अभिलक्षण हो सकते हैं। इसके अंदर पहला अपन लक्षण लेते हैं सजीव और निर्जीव के अंदर जो प्रदर्शित करता है गुण उसको, कि वृद्धि, कि सजीव है, सजीव वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं।
और इस वृद्धि को दो प्रकार के अर्थों के अंदर बताया जा सकता है। वृद्धि से तात्पर्य है कि उनकी संख्या में वृद्धि होना, संख्या में वृद्धि है वो भी वृद्धि के अभिलक्षण को प्रकट करती है, और दूसरा है उसके भार का बढ़ना, वो भी एक प्रकार से क्या है, वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो संख्या में भी वृद्धि होना और भार में भी बढ़ना दोनों ही किसके घटक है, वृद्धि के घटक है। इसलिए वृद्धि को क्या कहा जाता है, द्वियुग्मी अभिलक्षण कह सकते हैं। कि जो वृद्धि होती है वो क्या है, एक प्रकार का द्वियुग्मी अभिलक्षण है। विभिन्न प्रकार के जो जीव है वो जीव एक कोशिकीय प्रकृति के भी होते हैं, बहुकोशिकीय प्रकृति के भी होते हैं, वो जंतु भी हो सकते हैं, वो पादप भी हो सकते हैं। तो जो बहु कोशिकीय जीव जिसके अंदर लैंगिक प्रजनन होता है, तो इसके द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है उसमें अपने जो जनक होते हैं नर और मादा, जिसको माता पिता या पेरेंट्स भी कह सकते हैं, उनके अभिलक्षण आते हैं और वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। इसी प्रकार से बहुकोशिकीय जीवों के साथ साथ जो पौधे होते हैं, इनके अंदर जो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर एक क्रिया भी होती है, कोशिका विभाजन। यानी कोशिका के विभाजन होगा तो संख्या बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये संख्या के अंदर वृद्धि हो रही है। दूसरा आता है जो पौधे होते हैं, पौधों में जो वृद्धि होती है, अगर वो वृद्धि किसके द्वारा हो, कोशिका विभाजन के द्वारा होती है, तो इस प्रकार की वृद्धि उनके अंदर जीवन पर्यंत होती है। और यह वृद्धि कोशिकाओं के अंदर होती रहती है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, अर्थात उसका भार बढ़ता जाता है। अब इसी प्रकार की जो वृद्धि है, यह वृद्धि अगर एक कोशिकीय जीव भी वृद्धि करते हैं, उनके अंदर जो वृद्धि कैसे होती है कि वो क्या करते हैं, इस प्रकार के जीवों का अगर पात्रे संवर्धन, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी पात्रे, कोई भी बीकर हो सकती है, परखनली हो सकती है, उसके अंदर इनके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रयोगशाला के अंदर वृद्धि करवाई जाती है उनके अंदर, तो किसी भी जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसके द्वारा देखने पर उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो एक कोशिकीय जीव भी वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। तो यानी बहुकोशिकीय जीव है, वो भी कोशिका विभाजन के द्वारा अपने ही समान नई प्रकार की संतति उत्पन्न कर रहे हैं। पौधे होते हैं, उनके अंदर जीवन पर्यंत है वो वृद्धि का गुण है वो पाया जाता है, जिसके द्वारा उसके अंदर भार में वृद्धि होती है। एक कोशिकीय जीव होते हैं जो जनन की प्रक्रिया करते हैं परखनली या पात्र संवर्धन के अंदर, तो उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार की वृद्धि है वो किसके अंदर, सजीवों के अंदर पाई जा रही है। और जो सजीव है उनके अंदर जो वृद्धि है, उसके अंदर जो कुछ प्राणी होते हैं, उन प्राणियों में जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित आयु तक भी होती है। निश्चित आयु का तात्पर्य है कि उसके अंदर उसके बाद में उनकी जो भार है उसके अंदर वृद्धि होना है वो रुक जाता है, या कई कोशिकाएं ऐसी हो सकती है, विशिष्ट प्रकार के उत्तकों की कोशिकाएं जो अगर अपहासित हो जाती है तो उसके ऊपर नई कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के उत्तकों के अंदर विभाजन की क्रिया हो सकती है, लेकिन एक निश्चित आयु के पश्चात कोशिका विभाजन की क्रिया उसके अंदर रुक जाती है। कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में ही कोशिका विभाजन की प्रक्रिया वो होती रहती है और संख्या में वृद्धि करती है, और शरीर की अन्य कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। अगर इस वृद्धि को एक अभिलक्षण के रूप में सजीवों का एक अभिलक्षण मानते हैं, तो इस प्रकार की वृद्धि है वो कुछ प्रकार के जो निर्जीव है वो भी क्या करते हैं,
वर्दी के द्वारा अपने भार में वृद्धि करते हैं। जैसे कोई टीला हो सकता है, रेत का टीला है, या कोई पर्वत हो सकता है, या ग्लेशियर हो सकता है। ये जो रेत के टीले या पर्वत आदि होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो सतह होती है, उन सतह के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होने के कारण इनका आकार बढ़ता है, इनका भार बढ़ जाता है। और भार का मतलब, भार बढ़ना का मतलब भी क्या है, एक प्रकार से वृद्धि होना है। तो सजीवों के अंदर भी संख्या में वृद्धि हो रही थी, भार में वृद्धि हो रही थी, तो सजीवों का वो एक अभिलक्षण हो सकता है, क्योंकि सजीव इस प्रकार की वृद्धि है वो क्रिया प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर भार के रूप में वृद्धि को परिभाषित किया जाता है तो निर्जीव भी क्या करते हैं, वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, जिसके अंदर जैसे कोई रेत का टीला, पर्वत हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, उनके आकार में वृद्धि होती है, तो वो भी क्या करते हैं, वृद्धि। तो इसलिए जो निर्जीव है वो भी इस प्रकार के लक्षण को प्रकट कर रहे हैं, सजीव भी इस प्रकार के लक्षण को प्रकट कर रहे हैं, तो दोनों में एक सामान्य लक्षण हो सकता है। इसलिए जो वृद्धि है वो सजीवों का लक्षण है, यानी वृद्धि है वो लक्षण किसका है, सजीवों और निर्जीव दोनों के अंदर लक्षण के रूप में हो सकता है। लेकिन वृद्धि है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। हमने विशिष्ट लक्षणों की बात की थी कि विशिष्ट लक्षण केवल किसमें पाए जाते हैं, किसी सजीव या जीव के अंदर ही पाए जाते हैं, वे निर्जीव में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार की वृद्धि है वो भार में वृद्धि के रूप में, अगर भार को वृद्धि के साथ में जोड़ा जाता है तो निर्जीव भी क्या करते हैं, अपने भार में वृद्धि करते हैं। सजीवों के अंदर कोशिका की संख्या में वृद्धि होना हो सकता है, उसके भार में वृद्धि होना हो सकता है। तो सजीव वृद्धि के गुण को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन निर्जीव भी भार के अनुसार अपने वृद्धि के गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जो वृद्धि है वो एक लक्षण हो सकता है सजीवों का, लेकिन सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। इस प्रकार से इसके अंदर आगे जो बिंदु आएगा वो आएगा जनन के आधार पर है, उपापचयन के आधार पर है, या विभिन्न प्रकार की संवेदनशीलता और प्रतिक्रियाओं के आधार पर है। वो सजीव और निर्जीव के अंदर विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या करेंगे अपन। तो इसके आगे वाले जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर में इसके बारे में और आगे आपको डिटेल से इनके बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।